गाइज आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 37 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, समय तुमने यह शब्द कई बार सुना होगा। तो गाइज किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वह वाक्य किस टेंस का है। सिंपली हमें पता होता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में है आए तो प्रेजेंट का है, अगर था आए तो पास्ट का है, अगर गाए तो फ्यूचर का है। इसमें देखिए लास्ट में क्या है, होगा, मतलब कि गाया है। लेकिन फिर भी यह सेंटेंस फ्यूचर का नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे तुम यह शब्द कई बार सुन चुके हो। और जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है चुके हो, तो वह किस टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनाने का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या फिर हैज लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स बचता है तो उसे लिखा जाता है। तो यह जो वाक्य है यह उसी रूल के हिसाब से बनेगा। इसकी इंग्लिश होगी, टाइम यू हैव हियर्ड द वर्ड मैनी टाइम। टाइम मीन्स होता है समय, यू जो कि सब्जेक्ट है, और यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हेयर्ड, हेयर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड। हेयर मीन्स होता है सुनना, और यह है हेयर की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सुन चुके हो। द वर्ड शब्द, मैनी कई या फिर अनेक, टाइम मीन्स होता है बार। समय तुमने यह शब्द कई बार सुना होगा, या फिर तुम यह शब्द कई बार सुन चुके हो। टाइम यू हैव हेयर्ड द वर्ड मैनी टाइम। अगला वाक्य है, क्या आप जानते हो कि समय कितना महत्वपूर्ण है। तो गाइज इसमें जो पहला वाला वाक्य है, क्या आप जानते हो, यह किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू नो। डू हेल्पिंग वर्ब है जो कि यू के साथ डू का यूज किया जाता है। डू, उसके बाद यू, यू मीन्स आप या फिर तुम, नो मीन्स जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, या फिर क्या आप जानते हो। हाउ मतलब कि कितना। वैल्यूएबल महत्वपूर्ण या फिर मूल्यवान। टाइम समय, इज है। क्या आप जानते हो कि समय कितना महत्वपूर्ण है। डू यू नो हाउ वैल्यूएबल टाइम इज। अगला वाक्य, समय का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। गाइज इस वाक्य में लास्ट में आया है। इससे पता चलता है कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन इस वाक्य का सेंस सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनेगा। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे समय मानव जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। रखता है लास्ट में क्या है, ता है, और जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है ता है, तो वह किस टेंस का वाक्य होता है, वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यह जो वाक्य है इसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आए, तो वह वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और इससे सेंटेंस बनाने का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स बचता है तो उसे लिखा जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, टाइम होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। टाइम जो कि सब्जेक्ट है और यह सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगेगी उसमें यस या यस का यूज किया जाएगा।
तो इसमें वर्ब क्या है? रखना। क्या है था? रखता है। तो रखना जिसकी इंग्लिश होती है होल्ड, और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए होल्ड में यस का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? होल्ड्स। एंड मीन्स एक, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान, इन मीन्स में, ह्यूमन मीन्स मानव या फिर मनुष्य, लाइफ जीवन। समय का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, या फिर कह सकते हैं समय मानव जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है। टाइम होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। अगला वाक्य है, सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं समय पर निर्भर करती हैं। इसके लास्ट में क्या है? ती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो यह वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इससे पहले ही अभी हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसी के अनुसार इसे भी बनाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइम। ऑल मीन्स होता है सभी, द नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस यह आपका सब्जेक्ट हो गया, सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं। तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यह सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब में यस या यस का यूज नहीं होगा। तो वर्ब क्या है? निर्भर करना। निर्भर करना क्या होता है? डिपेंड। तो इसकी वर्ब लिखेंगे डिपेंड, और इसमें यस या यस का यूज नहीं होगा। डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना, अपॉन पर, टाइम समय, सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं समय पर निर्भर करती हैं। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइम। अगला वाक्य है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त का एक निश्चित समय है। गाइज यह जो वाक्य है यह लगता है देखने में कि सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं जैसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त एक निश्चित समय में होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी सन राइजेज एंड सेट्स एट अ पार्टिकुलर टाइम। सन मीन्स सूरज, जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब के साथ यस या यस का यूज किया जाएगा। राइजेज मतलब कि उगता है, सन राइजेज सूरज उगता है या सूर्योदय होता है, एंड और सेट्स मतलब कि छिपता है, एट पर, आ पार्टिकुलर एक निश्चित, टाइम समय, सूर्योदय था सूर्यास्त एक निश्चित समय में होता है। सन राइजेज एंड सेट्स एट अ पार्टिकुलर टाइम। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। गाइज जिस वाक्य में आता है चाहिए, उसके लिए शुड का यूज किया जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड समझना, द वैल्यू मूल्य, ऑफ का टाइम समय, हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अगला वाक्य, हमें कभी भी इसे गंवाना नहीं चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी वी शुड नेवर वेस्ट इट। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं या फिर कभी भी नहीं, वेस्ट गंवाना, इट इसे, हमें कभी भी इसे गंवाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट इट। वी शुड नेवर वेस्ट इट। अगला वाक्य, समय धन और हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट का है, और हम जब किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं तो उसके लिए देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय की तुलना धन और हीरे से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर देन का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड डायमंड्स। टाइम समय, इज है, मोर मीन्स अधिक, वैल्यूएबल मीन्स होता है महत्वपूर्ण या फिर मूल्यवान, देन मतलब कि से, मनी धन, एंड और डायमंड्स हीरे। यहाँ पर देन का यूज तुलना करने के लिए किया गया है, मतलब कि समय की तुलना धन और हीरे से करने के लिए किया गया है।
कहा गया है कि जो समय है वह धन और हीरे से अधिक मूल्यवान है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड डायमंड्स। समय धन और हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। अगला वाक्य है, यह एक बार खो जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता। वंस इट लॉस्ट नेवर कम्स बैक। वंस मीन्स एक बार, इट लॉस्ट मतलब कि यह खो जाता है, नेवर कभी नहीं, कम्स आता है, बैक मतलब कि लौट कर या वापस। यह जो सेंटेंस है यह कंडीशनल है, इसलिए इसमें पहला जो सेंटेंस है वह पास्ट में बनाया गया है और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में, मतलब कि पहला पास्ट इंडिफिनिट में और दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कम जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कम के साथ यस का यूज किया गया है, अर्थात लिखा गया है कम्स। वंस इट लॉस्ट नेवर कम्स बैक। यह एक बार खो जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता है। यह जो सेंटेंस है यह कंडीशनल है। अगला वाक्य है, बाद में हमें अपनी लापरवाही पर दुखी होना पड़ता है। गाइज, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है ना पड़ता है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू का यूज किया जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, लेटर वी हैव टू बी सॉरी एट आवर केयरलेसनेस। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, वी मीन्स हमें, हैव टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव टू का यूज किया गया है, क्योंकि जो वी है यह प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर ही होता तो हैज टू होता। बी सॉरी, बी जो कि वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बी सॉरी, बी सॉरी का मतलब होता है अफसोस करना या फिर दुखी होना। एट पर, आवर मतलब कि अपनी, केयरलेसनेस लापरवाही। बाद में हमें अपनी लापरवाही पर दुखी होना पड़ता है। लेटर वी हैव टू बी सॉरी एट आवर केयरलेसनेस। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट लिख के हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।